शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। कंप्लीट नजरिए से, जो संपूर्ण नजरिया है, इसमें सभी बातों से बाहर आकर हर बात, हर सिचुएशन वो एक कहानी नजर आती है। वास्तव में कहानी से बाहर आना और बिना कहानी के आधार के अपने जीवन को जीना, यही जीवन मुक्ति है। आसपास जो स्थूल दुनिया में कहानी चलती है, उसके बीच में होने से जरूरी नहीं है कि हम कहानी में शामिल हैं। कहानी में शामिल होने का तरीका है हमारा समय और संकल्प। वो अगर किसी भी प्रकार के प्रश्नों में जाते हैं, कहानी के चिंतन में समय या संकल्प यूज होता है, तो ये जीवन बंद अवस्था है। नॉलेज जानना और नॉलेज जीना, उसका अंतर है रात और दिन का अंतर। साधारण रूप से जब ज्ञान को जान रहे हैं, एक वो अनुभव है और एक है जो कहानी है। वास्तव में ज्ञान के नजरिए से वो कहानी हर समय कहानी है। कहानी में वैरायटी
किरदार होते हैं, वैरायटी प्लॉट्स होते हैं। इस सेकंड से पहले बीता हुआ हर सेकंड वो कहानी का हिस्सा है। ये रियलाइजेशन भी कीमती रियलाइजेशन है। ज्यादा पावर है अभी जो आसपास कहानी चलती है उसको पूरी तरह अपने मन से और समय से उस कहानी में न जाना, इसमें यथार्थ पावर है। एक है अभी ज्ञान के इस्तेमाल से बीती बातों को कहानी और ड्रामा देखना। अगर हम इस समय भी चूक जा रहे हैं, बीती बातों को कहानी समझ रहे हैं, और जो सामने है, अभी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको जान लेना कि ये कहानी है। और ये जानते हुए उन घटनाओं में अवतरित होना, ये होश में आना ताकत देता है। इस प्रकार होश में आना, इसमें पूरा सत्य शामिल है। ये सतो प्रधान अवस्था है। ये सतो प्रधान अवस्था इसलिए है क्योंकि जिसने जान लिया कि ये कहानी है, मान लिया कि ये एक फिल्म है, वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने नहीं आता है यहाँ। वो इच्छाएं रचना और फिर उन इच्छाओं के ना पूरा होने से निराश होना, इन सभी व्यर्थ की टाल टालियों से मुक्त रहता है, आगे के लिए भी मुक्त हो जाता है।
फिर उसका लक्ष्य है इस सतो प्रधान अवस्था से सत्य का ऐसा वातावरण बनाना, उस वायुमंडल को एक किले के समान पकड़ कर रखना, जिसमें हर कोई कहानी से अलग होने का, अपने असली सत्य व्यक्तित्व का अनुभव कर सके। इस लक्ष्य में सभी लक्ष्य समाये हैं। सत्य के किले को मजबूत करना, ये मजबूती कहानी में जाकर शब्दों का इस्तेमाल करना, कर्म का इस्तेमाल करना, जो होश में है वो जानता है शब्द और कर्म सब कहानी के आधार पर चलते हैं। सिर्फ अपना संकल्पों का खजाना, उस पर पहरा देना, समय के खजाने पर पहरा देना, उसको रावण ना इस्तेमाल करे। ये होशियारी जो दिखाने का साहस रखता है, वो किले को मजबूत करता है। उसका सब कुछ अव्यक्त है। सेवा अव्यक्त रूप से है। वायुमंडल अव्यक्त रूप से शक्तिशाली बन रहा है। थैंक यू। शांति। आज अम, सभी ने सुबह गहरे पॉइंट्स समझे हैं और उनको स्टडी किया है। और कोई यदि शेयर करना चाहेंगे अभी रिसेंट कुछ रियलाइजेशंस या जो फोकस है वो किन
पॉइंट्स पर है, तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। जी। जैस्मिन बोल रही हूँ। हम्म। हमारा अभी फोकस दे अभिमान को हराने में और ड्रामा को पक्का करने में लगा हुआ है। मतलब जो भी बाबा ने आज की मुरली में भी कहा और जो ड्रामा की बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें जो बाबा ने बताया कि ड्रामा की हर सीन फिक्स्ड है, ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, उसको हम और जो हर आत्मा का पाठ पक्का है, इसको पक्का करने की कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके लिए साक्षी होना सीख रहे हैं। थैंक यू। सिस्टर, ओम जी। हेलो। शांति। हेलो शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो बोले कि कारण और निवारण, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ठीक तरीके से रेस्पॉन्सिबल, इज इट ऑडिबल, सुनाई दे रहा है? जी जी जी। अगर मैं ठीक ठीक तरीके से खुद को अगर रेस्पॉन्सिबल मान करके सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तो मेरे चारों तरफ से जो सोर्स है वो बहुत ही चीप सॉल्यूशन पा करके, टेम्पररी सॉल्यूशन पा करके और देहाभिमान की तरफ चले जाएंगे। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि मैं और भी अच्छी तरीके से समझूं और सात्विक भावना से सॉल्यूशन दूं। तो इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। कारण कारण और निवारण। हम्म, हर प्रकार का जो भी कारण है, इसको हम खुद के अंदर उसका निवारण करें। जो भी हमें अम, रख रहा है बंधनों में या रावण के गेम्स में, हम चाहकर या ना चाहकर जैसे भी टाइम यूज हो रहा है या थॉट्स यूज हो रहे हैं, तो उन सभी कारणों का निवारण डेफिनेटली है, और उसको हम यूज करें। ओम शांति दीदी। जैसे अभी जब सुबह मुरली सुन रहे थे तो जो बाबा ने कहा कारण का निवारण, तो उसका रिफाइंड मीनिंग तो उतना क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जैसे कमेंट्री सुन रहे थे तो उसमें बोला गया था कि जिसको ये रियलाइज हो गया दिस इज अ ड्रामा, सो देन दे विल बी द नो रीजन फॉर टू थिंक एनीथिंग। तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द डीपर मीनिंग बाबा इज सेइंग। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज जो बाबा ने कहा, देह जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है कहीं ना कहीं, तो वैसे वो नेचुरल जो है हमारी, उसको और मतलब अच्छा लगा था काफी ये। तो उसके ऊपर और रियलाइज करना एंड देन वर्क ऑन इट, कैसे इसे नेचुरल किया जाए। जो ना अनकॉन्शियसनेस है, मतलब जो बेहोशी है, वो पूरी तरह से नेचुरल हो गई है हर तरफ। तभी तभी ये इसको सीरियसली समझते हैं कि ये कलयुग मतलब क्या, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी बिल्कुल नेचुरल है। और जब हम बेहोश हैं तो हमको अ, हर कोई जो बेहोश होता है उसको लगता है कि वो होश में है ना, लेकिन होश में आने की जो विंडो है, जो तरीका है, या अपने अंदर जो दरवाजा है, वो कब खुलता है जितना हमको अपनी खुद की बेहोशी रियलाइज होती है। हर कोई बेहोश है और हर किसी को लग रहा है कि वो होश में है, लेकिन जिसको यहाँ पर ये लगने लगता है, ये समझ में आने लगता है कि कितने हम बेहोश हैं, कहाँ कहाँ पर कितनी बेहोशी है, तो उसके लिए समझ सकते हैं कि ये थोड़ा होश में आने का, इसकी आंखें थोड़ी बहुत खुल रही हैं। हर कोई जो सपना देख रहा है उसको कभी भी मालूम नहीं होता है कि वो नींद में है, लेकिन जो
थोड़ा सा भी उठता है उसको मालूम चलता है कि वो कितनी देर से नींद में था, कितनी गहरी नींद में था, और अभी भी उसको नींद की जो एडिक्शन है उससे वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। अभी भी कुछ उसके अंदर में मन है दोबारा सोने का, दोबारा नींद में जाने का। ये सब पूरा जो रियलाइजेशन है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं है। हमें परफॉर्मेंस नहीं देनी है कि काइंडनेस की परफॉर्मेंस, मिठास की परफॉर्मेंस, होश में आने की परफॉर्मेंस। तो कई बार बेहोशी में हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम जो होश की बातें हैं उनको परफॉर्म करने लगते हैं बेहोश, लेकिन उसका परफॉर्मेंस चल रही है। तो संतुष्ट होने की परफॉर्मेंस, संतुष्ट करने की परफॉर्मेंस, तो बहुत बड़ा अंतर है। संतुष्ट होना और उसकी परफॉर्मेंस देना, मीठा होना और मीठे होने की परफॉर्मेंस देना, होश में होना और होश में होने की परफॉर्मेंस करना, तो उसका उसमें बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा परफॉर्मेंस है, शो हमेशा शो ही रहेगा। तो ये फेज भी आता ही है, क्योंकि बेहोशी है तो उसमें होश में इमीडिएटली तो नहीं आता है कोई, लेकिन कम से कम उस परफॉर्मेंस को हम समझ पाए कि ये अभी नाटक चल रहा है, ये असली होश में आना नहीं है। कभी भी कंफ्यूज ना हो जाए कि जो होश है उसको बेहोशी से कंफ्यूज ना कर दें और ये ना समझने लगे कि हम होश में हैं। वास्तव में जब होश में हैं तभी समझें कि होश में हैं। बेहोशी की परफॉर्मेंस को या होश में आने की परफॉर्मेंस को भूले चूके से हम ये ना समझने लगे कि हम होश में हैं। ओम शांति दीदी। दीदी ये हम्म। छोटी छोटी इच्छाएं ना बहुत आती हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। मतलब प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर ना आती है, इच्छाएं बहुत आती हैं। उसके लिए क्या करें? प्रैक्टिस जैसे करते वही करें या कुछ और है क्या जिससे इच्छाएं कम हो जाए, संकल्प आने बंद कम हो जाए उसके? इच्छाएं तो कम हो रही हैं, लेकिन जीवन में पहली बार दिख रही हैं कि हम इच्छाएं करते हैं। इच्छाएं कम भी हो रही हैं, अगर प्रैक्टिस चल रही है तो इच्छाएं समझ आ रही हैं कि ये इच्छाएं हैं। तो इसमें खुश होने की बात यह है कि समझ आ रहा है, वरना जो हम क्या क्या रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं कि अभी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। पीछे हम घूम के देखें तो हम तो इस तरीके का जीवन जी रहे थे जहाँ इच्छाओं के बिना एक मिनट भी संभव नहीं है। सो समझ कर चलें, समझ कर चलें कैसे, कौन सा जीवन कहाँ से उठ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और बीच का स्टेट कैसी होगी। बस सुनीता हूँ। ओम शांति दीदी। दीदी आज जो है ना एक जैसे कि आप कहते हैं ना कुछ डिस्कवर किया, तो आज सब कुछ वो पॉइंट्स वही हैं जो, लेकिन उनको समझ अलग तरीके से आया। जैसे कि जो है ना कि ड्रामा में जो पार्ट हैं वो आज ये समझ में आया कि वो रैंडम है, वो किसी को भी कोई भी पार्ट मिला हुआ है। और हमने सारी हम पूरी जो सीढ़ी से नीचे उतरते आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस आत्मा ने भी वो उस टाइप के पार्ट, रिलेटेड पार्ट जरूर प्ले किए हैं, क्योंकि सतो रजो तमो में सभी आए हैं। दूसरा जो ये ड्रामा से पार्ट मिला है, तो आज ना ये समझ में आया कि बिल्कुल ही रैंडम है। अगर हमने पूरी अपनी सुनीता की स्टोरी को देखते हैं तो जो भी जिसके बारे में जो भी इमेज बनाई और जो एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया कि वो हमारे प्रति है, तो वो बिल्कुल ही, वो तो रोल मिला हुआ है, बिल्कुल ही रोल है वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है। रियल पर्सनैलिटी जो है वो सभी की परफेक्शन की है। तो जैसे कि हम नोट कर रहे थे कि जैसे हम जो चीजें हमें बड़ी खराब लगती आई कि जैसे कई कहीं घर में किसी की हैबिट यह है कि क्लीनिनेस नहीं करते, गंदे हाथ साबुन से बार बार नहीं धो के ऐसे ही खाने को हाथ लगा रहे हैं,
और जैसे कि कोई को मैनेज करना आता है, जैसे कि दो बच्चे हैं तो एक सब कुछ खा लेता है, एक चूजी है, तो उसके ऊपर जो हमने इतना आज अभी तक जो ये सोचा कि ये ऐसा है और ये वैसा है, तो आज ये ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रीडम लग रही है कि ये तो मिला हुआ पार्ट है, ये किसी की इमेज हो ही नहीं, है ही नहीं। इमेज तो एक ही है, सबकी परफेक्शन की ही इमेज है। तो कोई जो पेन लेना या किसी के वो तो उनको रोल मिला है, वो उनका पार्ट है। तो ये हो सकता है यही पार्ट हमने भी कभी ना कभी सबको मिला ही होगा, प्ले किया ही होगा। तो वो सोल का तो एक ही पर्सनैलिटी है, जो जो कि एंजेलिक पर्सनैलिटी है, जो परफेक्शन की पर्सनैलिटी है, भरपूरता की है। तो ये पार्ट डेफिशिएंसी फील कर रहा है, पार्ट को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आज अभी हमें ऐसे लग रहा है कि इस पे हमें बहुत पॉइंट्स लिखने की जरूरत है, कि क्योंकि यही चीजें जो है कहीं ना कहीं व्यर्थ में लेके जाती है, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगता है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं डिमांड है कि उनको बार बार करेक्ट करना, फिर वो टोकने के बाद ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं हम हर्ट तो नहीं कर दिया हमने किसी को। तो हम इनको फिर हम क्या अपने आप से क्या चेंज ला रहे हैं, तो हमें तो अभी भी चाहिए ना कि इनको ऐसा होना चाहिए, उनको तो वैसा होना चाहिए। और हम उनके मतलब कि हमें ये लगता है कि हाँ जो क्लीनिनेस नहीं है, तो हम अभी तक कितने सालों से हमारे साथ ऐसे करे थे, हमें तो दिखाई ही नहीं पड़ा। आज हमें दिखाई पड़ा कि अच्छा ऐसे है, तो उनसे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट आना उनके लिए कि ये तो ऐसे ही हैं, या उनको बार बार टोकने के बाद भी ऐसे ही करते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अरे वो तो पार्ट है ना, कैसे वो तो कैसे चेंज होंगे ना, जब तक उनका जैसा पार्ट है वो तो वैसे ही। तो ये तो खुशी की बात है ना। और आत्मा क्या मतलब, इतना आत्मा तो सबके लिए, उसकी जो फीलिंग है वो सभी के लिए प्यार की फीलिंग है। तो ये तो पार्ट है, ये तो वाकई स्टोरी है, ये तो ड्रामा ही है, पिक्चर ही है, एंटरटेनमेंट के लिए है। क्या नफरत करेंगे, क्या घृणा करेंगे किसी से। तो आज दीदी बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि थैंक यू। अंकुर भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अंकुर, अभी हम हेलो। जी। ओम शांति सिस्टर। एक्चुअली मैं अभी हाँ, कनेक्ट हुआ हूँ, मेरे को ना। हाँ। हम्म, तो ये टॉपिक आज मुरली पे था। एक्चुअली मैंने मुरली, मेरे को इतना पता नहीं है मुरली के बारे में ना, तो अभी मैं जी कनेक्ट जी हुआ हूँ तो जी। अभी हम अच्छा लगा अभी मेरे को हम हाँ कुछ हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के जो बोला ना अभी सिस्टर ने, भाई बोल रहे थे तो काफी इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला उनसे। हम्म, 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 जी। अभी हम स्टडी करेंगे, एक पैसेज स्टडी करेंगे, तो उसमें ना उसमें हम फॉलो अप करते जाएंगे। जी। एक्चुअली आई एम न्यू हियर तो मैंने, हाँ, हम्म। तो या मेरे को अच्छा लगा मेडिटेशन करने में। एक दो बार मैंने आपकी यूट्यूब पे क्लासेस देखी तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। तो मैं फिर कनेक्ट हुआ, मेरे को क्लासेस सुनी। मेरे को मुरली का तो नहीं पता कैसे होती है अभी, तो मतलब इतनी वो तो नहीं मालूम मेरे को, बट मेरे को अच्छा लगा कनेक्ट होके मेडिटेशन करना, मेरे को अच्छा लगता है। और नहीं, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और अभी हम मुरली के बारे में भी अभी और समझेंगे ना। अभी हम पढ़ेंगे एक पैसेज, और उससे बहुत अच्छा रहेगा। आप भी शेयर करिएगा। हम्म। ये मुरली में क्या होता है दीदी, मेरे को ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे? अम, जो आप आई थिंक आपने अभी रिसेंटली कोर्स किया, तो मुरली ये एलिवेटेड वर्जन्स हैं कि सत्य के नजरिए से, और जो सत्य में है भगवान, उनके नजरिए से सब कैसा दिखाई देता है, कैसा समझ में आता है। और हम जैसे ही ये देखते हैं, तो मुरली हमें दिखाती है कि कैसा, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए हमारे आउटर वर्ल्ड के साथ, बाहर की दुनिया के साथ क्या रिलेशनशिप है हमारा। और जैसे ही हम उस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, तो हम देखते हैं जी कि जी हम अपने जो रियल पर्सनालिटी है, जो हम लोग बहुत सुनते हैं कि हम तो पीसफुल हैं, हम बहुत पावरफुल हैं,
तो जो हमारी रियल पर्सनैलिटी है वो अपने आप हम देखेंगे कि हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जस्ट ये रिलेशनशिप ठीक करने से जो आउटर वर्ल्ड के साथ है। ओके। और आउटर वर्ल्ड में इवन हमारा ये शरीर भी आ जाता है, और आउटर वर्ल्ड जी। में अभी तक जो अंकुर के साथ हुआ है या अंकुर की जो जर्नी रही है वो भी आउटर वर्ल्ड है। अंकुर की जर्नी तो बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, और मतलब काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। मेरे को अच्छा लगता है कि इन चीजों के साथ, पीस के साथ कनेक्ट करके मतलब एक हम्म। बढ़िया वे ऑफ डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाएं, और एक मोटिव हो हमारी लाइफ का बहुत बढ़िया, और जिससे प्रोस्पेरिटी आए हमारी लाइफ में, पीस आए, कंटेंटमेंट आए, और थिंग्स आर बहुत रिक्वायर इन अवर लाइफ। मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब इन चीज के साथ मैं कनेक्ट हूँ और अच्छे वे में लाइफ को जी पाए हम। मेरे को जी। ये चीज जी। नाइस। सो हम कौन सा 11 पैसेज 11 पढ़ रहे हैं? 12th 11th शायद। यार रीडिंग ये हमने पढ़ा है पहले 11th, या ये पढ़ा है। और 12th भी पढ़ा है कि नहीं, डोंट रिमेम्बर। कोई जानता है तो बता सकते हैं। चैट में कोई डाल सकता है 12th हमने पढ़ा है कि नहीं। Yes, नेहा, सॉरी नेहा भी। दीदी वो जस्ट चेकिंग कि जो हम ये पैराग्राफ्स पढ़ते हैं ये तो हम मंडे को पढ़ते हैं, आज संडे है ना? या वी विल स्टिल रीड दिस। ओके। ओके, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि हम क्यों श्योर। पढ़ रहे हैं। या सो 12th नहीं पढ़ा है, ओके। सो इस विराट फिल्म का कायदा है कि संपूर्ण बनी हुई वस्तु इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकती है। Maybe I can find the whole thing. इसीलिए ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण बनने के बाद इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकता। तो संपूर्ण बनना मतलब कोई भी सोल सारे जो रगे हैं, सारे जो धागे हैं, इंटरेस्ट है हद में इंटरेस्ट, लिमिटेड डायमेंशन में जितने भी इंटरेस्ट्स हैं उसको बिना किसी फोर्स से बट नेचुरली समझ से अंडू कर लेते हैं, उसको हम खत्म कर लेते हैं। तो फिर वो सोल ज्यादा समय नहीं रह सकती है, वो बॉडी को छोड़ देती है, और वो रेडी हो जाती है गोल्डन एज के लिए, ना, सतयुग के लिए। क्योंकि वो आत्मा कंप्लीट सत्य में है तो सत्य युग के लिए रेडी हो जाती है। और सत्य का जो युग है जब वो आता है तो अपने आप वो सोल उसमें आ जाती है। तो अभी हम जितने भी यहाँ पर हैं अभी इस फिल्म में, इस दुनिया में हैं, तो ये होने का जो कारण है वो है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्ट्स के, हद के इंटरेस्ट्स हैं। हद के इंटरेस्ट्स के जो बंधन हैं, रस्सियां हैं, वो बंधी हुई हैं। और जब ये सारी रस्सियां हम, ज्ञान का मतलब है उसको सब रस्सियों को कट कर देना। सो
अपने आप सोल जो है वो इतनी रेडी हो जाती है, इतनी परफेक्शन को, कि फिर वो एक परफेक्ट एज में आती है, जहाँ पे शरीरों की परफेक्शन है, जहाँ पर संबंधों की परफेक्शन है, जहाँ पर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हर प्रकार से इट इज परफेक्ट। सो सतयुग। तो बहुत समय से अपने में ताकत भरकर जब अंत में संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब उनका प्रभाव निकलता है। तो बहुत समय से अपने में ताकत भरकर, तो जो संपूर्णता को जो हम फूड का भी एग्जाम्पल देते हैं ना, कि कोई भी भोजन है जब बनाते हैं तो पकाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही वो बन जाता है, कोई भी भोजन है जैसे ही वो बन जाता है, चाहे वो कोई हलवा हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे ही वो जो बनाता है उसको हिंट आता है कि ये बन गया है, वो तुरंत निकाल लेता है। ऐसा नहीं होता कि बन गया है थोड़ी देर और रखते हैं, और रखने से बनने के बाद तुरंत चीज बिगड़ जाती है ना। ये बहुत ही एकदम एक ऐसा कायदा है कि जो चीज बन गई है वो तुरंत यू हैव टू टेक इट आउट ऑफ इट। अभी उसको ज्यादा देर रखा तो फिर वो चेंज हो जाता है। तो संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तब उनका प्रभाव निकलता है। तो जैसे ही खाना बन जाता है तो फिर आप देखते हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस आने लगती है, उसका सब जगह, लेकिन गैस बंद कर दी है, गैस बंद कर दी है, खाना बन गया है, और हर जगह उसकी महक है, उसका प्रभाव पड़ता है। बनने के बाद प्रभाव पड़ता है। जब बन रहा है तब इतना नहीं होता है, बन जाता है तो प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत समय रहे तो उनका प्रभाव ही ठंडा हो जाए। अगर परफेक्ट चीज बहुत समय अपनी परफेक्शन की स्टेट में रहे तो उसका जो प्रभाव है वो ठंडा पड़ जाता है। इसलिए ये भी एक नेचुरल कायदा बना हुआ है कि जैसे ही वो परफेक्शन को प्राप्त करता है तो फिर उसको उस कंटेनर में, उसको उस चीज में रख नहीं सकते हैं। अभी भोजन बनाया है, हलवा बनाया है, वो बन गया है, उसकी महक पूरे में आती है, और उसको फिर हम बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है, धीरे धीरे वो फ्रेग्रेंस भी नहीं आती है, वो खुशबू भी नहीं आती है ना? तो जैसे ही जो चीज बन गई है उसको तुरंत सर्व किया जाता है, उसको तुरंत निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आत्माओं की जर्नी के ऊपर है। ये आत्माएं जैसे ही अपनी परफेक्शन को प्राप्त करती हैं, कंप्लीटनेस में आती हैं, तो फिर वो फ्री हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल लॉ है, और वो जो प्रभाव पड़ता है वो थोड़ी देर का, वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि दैट 1 सेकेंड, वो जैसे जब ब्रह्मा बाबा थे तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं सबके उनके साथ के थ्रू आउट द जर्नी। बट जो लास्ट डे पे जो जो था, जो उसने जो जो एक्सपीरियंस किया, वो जो परफेक्शन की स्टेट को जब जस्ट प्राप्त करने वाले थे, तो वो बहुत रिमार्केबल एक्सपीरियंस था। और उस एक्सपीरियंस को जिन्होंने अनुभव किया है, उनसे अगर हम आज भी सुनेंगे तो हमको भी जैसे अलग कुछ अनुभव होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव होगा, क्योंकि उसका प्रभाव इतना स्ट्रांग होता है कि सिर्फ अगर हम एक वीडियो पर भी सुनेंगे लास्ट के डेज या लास्ट में क्या, तो उसका हर एक पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परफेक्शन का जो प्रभाव है वो थोड़े समय का होता है, बट वो बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो ये नेचुरल कायदा बना हुआ है, दिस इज द नेचुरल लॉ। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? आप कर सकते हैं, ऐड करना है कुछ जी। दीदी, जो मुरली में बाबा कभी कभी बोलते हैं कि जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो, तो इसी बारे में बोलते हैं क्या? जी। हम ट्रांसफर हो जाएंगे?
बॉडी मतलब शरीर से चले जाएंगे। जैसी मेरी अवस्था होगी कर्मातीत, अपनी स्टेज के हिसाब से नंबर वार उस हिसाब से हम चले जाएंगे। जी दीदी, तो एक बात इसमें ये पूछनी थी कि जैसे ये अभी पढ़ा हमने सुना कि कोई चीज़ बन जाती है तो उसको तुरंत हटा लिया जाता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, कि अगर हमें एक बार भी बीज रूप अवस्था का अनुभव हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जिसको हम एक्सपीरियंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं और फिर वो गायब हो गया, मे बी ड्रामा अनुसार या कुछ, तो वहाँ क्या हमसे कुछ मिस्टेक हुई या आगे के लिए कुछ ऐसा ध्यान करना है कि ईगो ने तुरंत फिर ओवर पावर कर लिया, कि हम जब मधुबन में थे तो हमने ये सवाल प्रशांत भाई से पूछा था कि कौन सी वो स्टेट है जो इरिवर्सिबल है, कि तो उन्होंने कहा कि आयरन एज में ईगो इतना स्टबर्न है कि आप कुछ भी इरिवर्सिबल नहीं कह सकते, कि वो वापस उसको जा सकता है, वहां पे वापस उल्टा कर सकता है उसको। तो इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन रखते हैं कि मैं वर्ड यूज नहीं करते, इस तरह की चीजें उन्होंने बताई। तो जो हमने पैसेज पढ़ा और आपने जो एक्सप्लेन किया उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल में इसका क्या महत्व है अभी? जो पैसेज है उसमें एक कायदा है, और कायदा यही है कि जो परफेक्शन की स्टेट है वो एक बार जम गई तो वो इरिवर्सिबल है। और इसीलिए उसके वो जैसे ही स्टेट को प्राप्त किया, एक लंबे समय उस परफेक्शन को जिया, एक्सपीरियंस किया, इतना कि अब पूरा फुल हो गए हैं उस परफेक्शन से, तो फिर फ्री हो जाते हैं पार्ट से। दैट इज जस्ट द लॉ, कि क्योंकि वो अब किसी भी तरीके से रावण ईगो उस स्टेट को रिवर्स नहीं कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है, वो अवस्था जैसे जम गई है। तो इसीलिए फिर अब वो सोल उस रावण के पूरे किंगडम से बाहर आ जाती है। सो ये हम दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ, क्योंकि दुनिया रावण की दुनिया है। कलयुग मतलब ईगो, ईगो बेस्ड किंगडम, ईगो का किंगडम है। तो अब वो स्टेट पूरी तरीके से इरिवर्सिबल है, और इसीलिए रावण के किंगडम से ही बाहर आ जाते हैं। और अभी क्योंकि सोल्स जो रावण के किंगडम में अभी हैं, वो अभी भी रावण से फाइट कर रहे हैं। और जैसे कहा कि कुछ भी रावण रिवर्स कर सकता है, कोई भी चीज कभी भी रिवर्स गियर पे जा सकती है। इसीलिए फाइट, जब युद्ध का मैदान है तो बहुत प्रकार का कॉशन रखते हैं। युद्ध के मैदान में ये जहाँ पे किंगडम में है, एक है जो उस किंगडम में है और कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो जानते भी नहीं है कि रावण का ये राज्य है, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर पूरी तरीके से अटैचमेंट्स का राज्य है। तो वो दे आर नॉट फाइटिंग, इसलिए वो उसमें कोई क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम पूरे ही रावण के साथ हैं। लेकिन जहाँ पे वॉर किसी ने भी डिक्लेयर करी है कि हमें अब इस किंगडम से फ्री होना है, तो फिर वहां पे हाई इंटेंसिटी ड्रामा है। वहां पे फिर थोड़ा भी हम चूके तो पूरा किंगडम ही जब रावण का है, पूरा सेना ही रावण की है, और हर तरफ से कहीं से भी अटैक हो सकता है, किसी भी चीज पर अटैक हो सकता है। तो इसलिए वहां पर सिर्फ कॉशन रखने की चीज है। बट जो आपने शेयर किया है, जो क्वेश्चन है, दैट माइट नॉट बी रिलेटेबल टू दिस पैसेज। इस पैसेज का सिर्फ यही अर्थ है कि एक बार सोल ने वॉर जीत ली है, तो दैट मीन्स अब रावण के राज्य में उसकी जरूरत नहीं है। रावण के राज्य में उसी की मतलब प्रेजेंट उसी का अटेंडेंस लगना है, जो या तो वॉर में है या फिर जो बिल्कुल रावण का की टीम में है।
और जो बाहर हो गया, वॉर जीत ली, तो फिर उसको अब इस किंगडम में उसको इन स्टिल्स की, उनको उसको इस इन इमेजेस की जरूरत नहीं है। दीदी, वॉर जीत लेने का मतलब कर्म बंधन क्लियर कर लिए, सारे कर्म बंधन तोड़ लिए, उन पर विजय पा ली, जी है ना? हाँ जी। जी दीदी इसीलिए बाबा जब कहते हैं जब अब आत्मा पवित्र हो गई तो फिर वो पति दुनिया में रह नहीं सकती है, तो इसीलिए फिर जाना। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है कि क्या इसका रेलिवेंस है हमारे प्रेजेंट इसमें, ये रेलिवेंस हम कह सकते हैं कि जो ये लड़ाई है, ये कितनी कितनी ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, या ये जो दो टीम्स हैं ये कितनी स्ट्रांग है। एक तरफ है भगवान की टीम और एक तरफ है रावण की टीम। तो ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप नो इस टीम से आप पूरी तरीके से निकल गए हैं, रावण की टीम से निकल गए हैं पूरी तरीके से, तो यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द पूरा, फिर आपको वहां पर नाम मात्र भी रहने की जरूरत नहीं है, मतलब इमीडिएटली आप उस किंगडम से ही बाहर हैं। और किंगडम में हम हैं, तो ये दिखाता है ना कि हम कहीं ना कहीं या तो वॉर में हैं, और वॉर में है तो भी सपोर्ट कर रहे हैं रावण को कुछ ना कुछ। अगर टोटल नो सपोर्ट है रावण को, वो कहीं से भी हम कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं, एक बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा आया है बाबा कहते हैं कि कोई 24 आवर्स भी अगर एक्यूरेट याद में रहे तो वो कर्मातीत को प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली कंप्लीटली परफेक्ट। 24 आवर्स भी कोई भी अगर करता है एक्यूरेट, तो जैसे पूरी तरीके से आउट ऑफ द किंगडम। इतना इतना आसान है और इतना फियर्स है, मतलब इतना फियर्स है वो बैटल, कि जैसे ही आप जीत गए तो पूरी तरीके से फिर आपका किंगडम ही अलग हो जाता है। तो हम क्या मंजू बहन? ओम शांति दीदी। जी दीदी, ये ब्रह्मा बाबा को तो कहते हैं वो अव्यक्त हो गए थे, उन्होंने दोबारा शरीर नहीं लिया। लेकिन मम्मा और सब दादियां तो उन्होंने शरीर लिया, तो क्या वो कर्मातीत अवस्था को नहीं पाई थी? नहीं। ओके। दीदी जी दीदी हाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि अ, अगर उनका जो रोल है ना, अगर अब अव्यक्त होने के बाद चलता है रोल, ये हमको उद्धार करने के लिए, तो उनका तो रोल खत्म नहीं हुआ ना। जिससे संपूर्ण होने के बाद भी वो हम सबको निकालेंगे, मुक्ति देंगे, डिलीवरेंस होगा हमारा, तो ये उनका रोल अलग प्रकार की है, गेम ही अलग है, राइट सिस्टर? जी जी ऐसा भी कह सकते हैं, मगर किसी के भी सिवाय ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा ने किसी को भी डिक्लेयर नहीं करा है कि ये कंप्लीट हुआ है, किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया है। और डेफिनेटली डिफरेंट रोल्स हैं, और डिफरेंट तरीके का स्टिल्स हैं, बट जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंप्लीटनेस, अगर कंप्लीट है तो फिर रोल की ज़रूरत नहीं है, और कंप्लीट कंप्लीट अभी और होना है, तो फिर यहाँ पर रहना है, उसी के लिए रोल मिलता है। हर एक को रोल सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि वो अपने सतो प्रधान स्टेट को प्राप्त करे। अगर सतो प्रधान स्टेट को प्राप्त कर ले तो फिर किसी भी कारण से रोल की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। तो ये नेक्स्ट पैसेज है। रचयिता के पास इस अनादि विराट सृष्टि 22 को चलाने की चाबी है। अगर वो
अपने समय पर प्रत्यक्ष ना हो तो बाइस्कोप चल ही ना सके। इस छोटी सी मरजीवा जीवन में ही तो नई सृष्टि को रचने वाला बना है, इसलिए उन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है। तो इससे हम क्या क्या समझे, कोई भी शेयर कर सकता है, क्या समझ मिलती है इससे? बाबा को जब ड्रामा में आना होगा तब आना ही है बाबा को, तभी प्रत्यक्ष होंगे बाबा। अगर बाबा संगम युग पर आए ही ना तो हमें हमारी पहचान ही ना मिले कि हम हैं कौन। जी या यस यस, उसी उसी टैंजेंट पर है, राइट। सो जो क्रिएटर का रोल है, एक तरफ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये ड्रामा है, बाइस्कोप है, उसको कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन विद इन दैट ड्रामा किसी एक का रोल है क्रिएट करना गोल्डन एज, न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करना। सो ये विद इन द ड्रामा स्क्रिप्ट है कि मूवी में एक टाइम आएगा जो ऐसा प्लॉट होगा, ऐसा ऐसी दुनिया होगी, तो इसके लिए ये एक्टर आएगा, उसका ये रोल रहेगा, रोल ऑफ गॉड, और वो क्रिएट करेंगे गोल्डन एज। और वो सब ड्रामा के अंदर है, बट उसको क्रिएट करने के लिए वो डायरेक्शंस देंगे, और जो भी उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा तो वो भी क्रिएट करेंगे गोल्डन एज। सो रोल की कैसे इम्पोर्टेंस है कि हर रोल इम्पोर्टेंट है। सबके इम्पोर्टेंस की लेवल अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर रोल जो ड्रामा में है उसका ड्रामा में रेलिवेंस है। हर रोल का ड्रामा में रेलिवेंस है। और यहाँ तो सबसे मेगा रोल की बात हो रही है, प्रिंसिपल एक्टर। प्रिंसिपल एक्टर क्यों? क्योंकि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से पूरी मूवी का प्लॉट ही ट्विस्ट हो जाता है, पूरा क्लाइमैक्स सब कुछ चेंज हो जाता है ना। जो आप सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से चलती रहेगी, इट इज कंटिन्यूइंग इन अ सर्टेन वे, एंड देन सडनली कुछ ऐसा ट्विस्ट होता है जो कि फिर आने वाले सारे सीन्स चेंज हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्टर बहुत ही ड्रास्टिक जैसे चेंज है इन द फिल्म, और वो फिल्म में वो जो ड्रास्टिक चेंज है वो एक रोल है जिसको ही वो चेंज लाना है। सो सुप्रीम सोल ना, परमात्मा, वो अनादि विराट सृष्टि बाइस्कोप को चलाने की चाबी है। ये जो सीन आता है, उनका उनका रोल जो शुरू होता है, उनका रोल ही जैसे ब्रिज है बिटवीन नो, अभी जो सीन्स चल रहे हैं कलयुग के, बिल्कुल हेल, नो, हेल से हेवन का एक ब्रिजिंग रोल है। तो वो है क्रिएटर का, ही गॉट द रोल ऑफ क्रिएटर। और वो अगर अपने समय पर प्रत्यक्ष ना हो तो फिर ड्रामा चल ही ना सके ना, कोई भी जो ड्रामा कंटिन्यू नहीं हो सकता, बिकॉज वो ब्रिज है, वो मेगा रोल है। तो इस छोटी सी मरजीवा जन्म में ही तो नई सृष्टि को रचने वाला बना है, इसलिए इन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है। सो जो भी क्रिएटर का के साथ में जो मास्टर क्रिएटर बनते हैं, उनका जो टाइटल होता है वो प्रैक्टिकली समझने के लिए, उनका जो जीवन है मास्टर क्रिएटर का जीवन, एक तो है क्रिएटर। क्रिएटर का रोल जो है एकदम एक न्यू एडिशन है, न्यू सोल और न्यू रोल, उसका पीछे से कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। मगर जो मास्टर क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर के डायरेक्शंस पे चलते हैं, उनका जो लाइफ है वो ऑलरेडी एक रोल चल रहा था,
तो इट इज नॉट कि वो रोल एंड हो गया है एंड न्यू रोल स्टार्ट्स। लिटरली ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स माइंड में होता है कि हमारा कोर्स ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, बट मास्टर क्रिएटर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल टाइटल है मर्जीवा। क्योंकि वो पास्ट के डायरेक्शंस, पास्ट के जो जिस हिसाब से अभी चलते आए हैं उसको फिनिश करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, और एक बिल्कुल नए तरीके से नई डायरेक्शंस पर, ऊंची डायरेक्शंस पर जीवन कंटिन्यू करते हैं। सो ये है मर्जीवा। प्रैक्टिकली एक फेज खत्म हो रहा है सारी दुनिया में। जो ये जो बाइस्कोप अभी तक चला, इस बाइस्कोप में हर एक ने जो रोल प्ले किया, हर एक्टर, उसका जो कॉन्शियसनेस थी वो एक गृहस्थी की कॉन्शियसनेस। तो गृहस्थी की कॉन्शियसनेस में क्या होता है, इट इज लाइक अ होर्डर, मतलब और चाहिए, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। जो गृहस्थी है वो एक अलग तरीके से सोचता है कि अभी तो जीवन बनाना है, लाइफ अभी हमें सेटल होना है। तो गृहस्थी कॉन्शियसनेस मतलब सेटल होने की कॉन्शियसनेस, सेटल होना है। तो एक सोफा नहीं, दो और का प्लानिंग चलेगी। एक नहीं, दो दो तीन और बैकअप में चलता रहेगा, बिकॉज द होल पर्पस गृहस्थी कॉन्शियसनेस का है सेटलमेंट। इसी ड्रामा में सेटल होना है। तो वो एक माइंडसेट है। मर जीवा जन्म मतलब कि गृहस्थी माइंडसेट से मर गए, अभी सेटल होना है, आराम से जीवन जीना है, यहाँ पे सब कंफर्टेबल रहे। ये नहीं है समझ। समझ है कि अब वानप्रस्थ अवस्था है, अब रिटायरमेंट है, अब रिटायर होने का टाइम है। जो रिटायर हो जाता है, जिसकी जॉब खत्म हो गई है, वो रिटायर हो गया है, वो सोचता है कि अब हम सब कुछ ना, जो भी है हमारा, सबको दे के सब खत्म करें। पैसा है चाहे बिजनेस है, कुछ भी है, इसको खत्म करो, इसको कहीं कहीं बांट दो बच्चों में या कहीं पे ऐसे, इसको बांटो, इसको खत्म करो। उसका कॉन्शियसनेस होता है कि अब तो यहाँ से चलना है, बिल्कुल सेटल नहीं होना है, आई हैव टू लीव ना। ये शरीर छोड़ना है, ये लाइफ छोड़नी है, ये दुनिया ही छोड़नी है। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सो जब हम मास्टर क्रिएटर बनते हैं, तो मास्टर क्रिएटर का मतलब है प्रैक्टिकल लेवल में क्या हो रहा है, मर्जीवा। और मर्जीवा का क्या मतलब है, सेटलमेंट फेज से सेटल होना है, कुछ यहाँ पे कुछ बड़ा करना है, लाइफ यहाँ पे अच्छी हो जाए, उससे बाहर आते हैं। और अभी जो फेज है वानप्रस्थ, रिटायरमेंट, कि यहाँ पे अब सब खत्म हो गया, पैकअप करो, सब बंद करो, चलो यहाँ से। तो फोकस रहता है यात्रा करने पे, भगवान के जितना करीब आ सकें। तो इसमें किसी की कोई भी उम्र हो, यहाँ तक कि 5 साल का भी कोई है, उसको भी नॉलेज दी जा सकती है। 5 साल का भी कोई है शरीर, तो उसके पीछे भी जो सोल है वो मर्जीवा जन्म में आ सकती है, उसका चॉइस है। क्योंकि पूरी दुनिया ही, पूरा बाइस्कोप ही अभी क्रिएटर के हाथ में है ना, चाबी। तो अभी ये पूरा जो बाइस्कोप है, इसमें जो प्लॉट चल रहा है कलयुग का, वो पूरा प्लॉट ही खत्म होने वाला है। और ऐसा है कि खत्म हुआ कि हुआ, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमने बहुत बार इसको शायद अम, अच्छा है रिविजिट रिविजिट करते रहना। जैसे हम बाइस्कोप हम देखते हैं ना, तो बाइस्कोप के पीछे जो जिस तरीके की सेटिंग होती है, हमने ऐसे देखा है कि बाइस्कोप या फिल्म या मूवी, सो ये इनफाइनाइट ना, जस्ट इमेजिन कि ऐसे जो बॉक्सेस हैं ये इनफाइनाइट हैं, ये जहाँ पे हमने नहीं बनाया है वहां पर भी जस्ट इमेजिन इनफाइनाइट है। और इसी में मूवी कैसे बन रही है, इसको जो हम चक्र कहते हैं, ये चक्र नहीं है एक्चुअली में, है ना। ये विराट फिल्म का जो, जब विराट फिल्म कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, तो इट इज अ साइकिल, वी एक्सप्लेन इट एज अ साइकिल। पर जब फिल्म कहते हैं तो इट इज नॉट अ साइकिल, इट इज अ स्लाइड।
तो ऐसा समझ सकते हैं कि सत्युग के सारे स्लाइड्स वो इस कॉर्नर में है, समथिंग लाइक दिस ना, इस कॉर्नर में है। फिर त्रेता युग के जो स्लाइड्स हैं वो कहीं यहाँ पर हैं। फिर द्वापर युग के स्लाइड्स कहीं यहाँ पर हैं। एंड देन कलयुग के यहाँ पर हैं, एज एन जस्ट अ एग्जाम्पल। और कैसे मिलियंस ऑफ स्लाइड्स हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ स्लाइड्स। और यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर डायनासोर्स आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कुछ 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 रैंडम थिंग्स आर हैपनिंग हियर। लेकिन ये जो हमने जो स्लाइड्स को नंबर किया है, ये जर्नी है सोल्स की। सोल्स सर्टेन स्लाइड से ही गुजरनी है। तो गोल्डन एज वाली सोल्स इस स्लाइड से गुजरती हैं ना। देन दे कम इनटू त्रेता युग, फिर वो इस स्लाइड से गुजरती हैं। फिर वो इधर आती हैं ना, इधर इस स्लाइड से गुजरती हैं। तो ये जंप होता है, जंपिंग है ना। फिर जंप करके इधर आते हैं, फिर इधर से सारी स्लाइड्स को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें भी हर एक का इन स्लाइड्स तो पूरे विराट फिल्म में, पूरे बाइस्कोप में कुछ स्लाइड्स हैं जो सोल्स के लिए एक्सेसिबल हैं। सो जो डायनासोर आए, वो स्लाइड्स एक्सेसिबल नहीं है ह्यूमंस को, बट वो आए। उनको उनकी जो हड्डियां मिलेंगी वो वाली स्लाइड्स यहाँ पर हैं। तो उन स्लाइड से सोल्स क्रॉस होती हैं, हड्डियां ढूंढते हैं, हड्डियां मिलती हैं। ऐसे ही बहुत सारे, कहीं पे कोई जहाज डूबा होता है, पानी में मिलता है, सालों साल पुराना, यू फाइंड आउट कि इट इज लैक्स ऑफ इयर्स ओल्ड, इतना लाखों वर्ष पुराना है। सो उसका वो कब डूबा, कैसे डूबा, वो किसी सोल के स्लाइड में नहीं है टू सी दैट। लेकिन उसको डिस्कवर करना वो स्लाइड्स में है, वो उनकी जर्नी में है ना, वो उनका ट्रैक है कि वो कोई पानी में जाएगा और एक दिन देखेगा कि सो जो ये होता है ना कि अभी कलयुग है, अभी ये दुनिया चेंज होगी, सतयुग में दिख तो रहा नहीं है, दिख तो रहा नहीं है कि कुछ चेंज होगा। देन यू कम अप विथ थ्योरीज कि एक दिन बहुत सारा सोना यहाँ से मिलेगा, एक दिन ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, स्लाइड्स जंप हो जाएंगी सोल्स की। ये दुनिया लिटरली यही वाली चीज, एक एक बिट बाय बिट, यहाँ पर कोई पत्थर डालेगा फिर महल बनेगा, ऐसा नहीं। यू शिफ्ट इनटू स्लाइड्स जहां पर महल बना हुआ है ना। यू शिफ्ट इनटू अ स्लाइड जहां पर सब महल बने हुए हैं हर तरफ। तो जब सोल टाइम और मैटर की मास्टर है, तो फिजिक्स में ये पॉसिबिलिटी समझते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टाइम को क्रॉस कर लेना, क्वांटम फिजिक्स जिसमें सब वो जंप हो जाता है, अभी इधर है एकदम से इधर जंप हो गया। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज लाइक अ जंप। तो इसलिए इधर हम वेट करते रहेंगे कि यहाँ कुछ दिखे कि ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसा होता नहीं है। बिकॉज ये लिटरली ये वाला नहीं, ऐसा टाइम कोलैप्स होता रहता है बीच बीच में। जैसे कि पेपर है ना, पेपर को हम समझ रहे हैं कि उस पेपर को हम ऐसे ही, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बट इफ यू जस्ट फोल्ड इट तो ये दो जो है टच हो जा रहे हैं, तो बस उधर से यू आर जस्ट क्रॉसिंग। इट इज लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट। सो वो ऐसे पेपर है, उसमें बीच बीच से इट इज जस्ट प्रेस्ड टुगेदर। और कलयुग वाला यहाँ है, सतयुग वाला यहाँ है, ये ऐसे प्रेस हो जाता है, एवरीवन इज इन सतयुग। तो वो पूरा बीच के जो वो सब कोलैप्स हो जाता है। इट इज लाइक नो फिल्म बाइस्कोप, बाइस्कोप इस तरीके से है। तो इट इज सडन सडन, बहुत कुछ सडन है। इवन हम एक लाइफ में ही कितनी सारी चीजें देखते हैं विच इज वेरी सडन, बट एनीवेज, लाइफ टू लाइफ, जनरेशन टू जनरेशन, युग से युग, वो बहुत बड़े बड़े जंप्स हैं। तो एनी कमेंट्स इस पे?
दीदी अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, इट्स सिमिलर टू द कट फिनोमिना व्हाट वी सी इन द मूवीज. Like there would be a gap, there would be a lot of gap between two characters, like one born, the other still small child, so something like that. तो उसी तरह वो कट फिनोमिना, जैसे कि आप बता रहे थे, पेपर जैसे कि फोल्ड करते हैं तो एक पॉइंट से वो चिपका हुआ है, बट एवरीथिंग गेट्स शिफ्टेड टू दैट प्लेस. सो समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो आप थोड़ी स्लाइड्स जिन्हें ये जो सोल्स है वो देख भी नहीं पाती, आई थिंक देर आर प्लेसेस, ऐसी कोई जगह है जैसे धरती पर ही वेयर ह्यूमन के नॉट गो ऑल्सो, लाइक बर्मुडा ट्रायंगल, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लेसेस. तो शायद वहाँ कोई जाता भी नहीं, वहाँ पे कुछ है भी नहीं, लाइक सिविलाइजेशन, समथिंग लाइक दैट. ये भी हो सकता है. Yeah. किसी ने पूछा इज इट अ वाइट होल? नो, नॉट रियली. ऐसा कोई चीज नहीं है. ये सिर्फ वो समझने के लिए है, नॉट सेइंग कि ऐसा ही है, बट अगर आपको क्लिक होता है तो यू कैन यूज इट टू अंडरस्टैंड कि वो कट कट फिनोमिना है, एज एज इट वाज सेड. इट इज नॉट लिटरली कि यहाँ का एक एक पत्थर ईंट घूमेगा और फिर होगा, ऐसे तो बिल्कुल ही. सो हर हर युग के अपने अपने सब सब स्लाइड्स भी हैं. जैसे गोल्डन एज है तो गोल्डन एज की कुछ स्लाइड्स हैं, दे आर लाइक प्री गोल्डन एज. फिर उसके पोस्ट गोल्डन एज कुछ स्लाइड्स हैं. सत्य त्रेता युग के कुछ प्री त्रेता युग के स्लाइड्स हैं. प्री पोस्ट त्रेता युग, कलयुग के भी डिफरेंट स्लाइड्स. जैसे कहा कि एक चीज जो आती है कि विनाश को भी सब नहीं देखेंगे, या जो इनकारनेशन है फर्स्ट सोल का, फर्स्ट प्रिंस का, उसमें कुछ लोग होंगे. तो ये बहुत ये सेम टाइम पे सब कुछ हो रहा होगा, बट इट इज कौन सी सोल्स कहाँ प्रेजेंट हैं. और द नॉलेज क्या कह रही है कि ये जो इन स्लाइड्स में आने के लिए, कलयुग की स्लाइड्स में आने के लिए, जो कॉन्शियसनेस है वो गृहस्थी की होनी चाहिए. कलयुग में कोई तभी आ सकता है जब वो गृहस्थी माइंडसेट है, यहाँ पे सेटल होने का माइंडसेट है. फिर संगम युग की भी स्लाइड्स हैं ना. कल संगम युग की स्लाइड यहाँ कलयुग से जस्ट थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्लाइड्स हैं जो पूरा सटल रीजन है, जो पूरा अव्यक्त अव्यक्त जो रीजन जिसको कहते हैं, वो पूरा संगम युग की स्लाइड्स हैं. दे आर संगम युग की स्लाइड्स. इसी फिल्म का ही हिस्सा है, फिल्म के बियॉन्ड नहीं है. फिल्म के बियॉन्ड सिर्फ घर है, जो ट्रू अव्यक्त धाम है, जो सोल्स का वर्ल्ड है, वो इससे ऊपर है. जो संगम युग है, किसी का पार्ट है वो स्लाइड्स को देखने का, भोग मैसेज या भोग मैसेज रिसीव करना, दिस इज ऑल इन संगम युग. मूवी के स्लाइड्स हैं वो. इसीलिए वो कहते हैं, और बाबा कहते हैं कि उसकी कोई अगर इच्छा रखता है तो वो ज्ञानी नहीं है. क्यों कहते हैं? आप उन स्लाइड्स की इच्छा रखो तो ज्ञानी नहीं है. Why? जैसे कि मूवी में अगर डायरेक्टर ने आपको एक रोल दिया है and you're selected for that role, but you're still saying no, 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 I will perform that role. I think that is a problem. That's me. उसके वजह से डिफरेंस आएगा, बिकॉज योर सपोज, क्योंकि आपका जो स्क्रिप्ट है, आपको वो आप उस स्क्रिप्ट अनुसार आपका रोल एकदम परफेक्ट बैठता है, इसलिए डायरेक्टर ने आपको वो रोल दिया है. मगर स्टिल इफ यू हैव कि नहीं नहीं मुझे वो रोल करना है,
Like you're creating an option there, I want to do that. So maybe that creates some problem. ऐसे कुछ हो सकता है दीदी? और मे बी इट्स लाइक जस्ट बिकॉज इट इज मूवी, तो फिर यहाँ कैसे कोई भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कि वो सीन आ जाए, वो yeah, सीन आ जाए? इट इज नॉट, वो ही आएगा जो मूवी में आना है। यू कांट क्रिएट, दैट इज फुलिशनेस एक्चुअली। yeah. So So, basically, yeah, role is role, sister. yes, yes, So, yeah. बेसिकली और ड्रामा में कुछ भी इच्छा करना, ड्रामा में कुछ भी चाहना, तो दैट इज बेसिकली नॉट ज्ञान, क्योंकि अगर ड्रामा में कोई कुछ इच्छा कर, वही ज्ञान है ना, कि क्योंकि ये फिल्म है, सो दिस इज नॉट योर वर्ल्ड, तो इसमें कोई इच्छा करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो फिल्म के हिसाब से सब चल रहा है। बट फिल्म में ही अ, ये सारे जो अव्यक्त रीजन है, ये सारा फिल्म की ही स्लाइड्स हैं ना? इस फिल्म की ही स्लाइड्स हैं, और किसी भी फिल्म के किसी भी कॉर्नर की कोई भी इच्छा करना, तो दैट मीन्स कि दैट ज्ञान इज नॉट देयर। ज्ञान मीन्स कि फिल्म इज अ फिल्म, इसीलिए उसको पूरी तरीके से फुल स्टॉप। फिल्म कैन नॉट ऑफर यू एनीथिंग। कईयों का उसमें रोल है, सब डिफरेंट रोल्स हैं, बट एट द सेम टाइम हर हर तरीके की स्लाइड से उसमें जो ट्रैक है, उसमें पास होने के लिए सर्टेन क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। क्वालिफिकेशन जो वर्ड आता है, कि हर ये जो फिल्म के जो ये स्लाइड्स हैं, इन्हीं स्लाइड्स में हम क्रॉस हों, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। सो कलयुग के क्वालिफिकेशंस हैं कि यू हैव टू थिंक लाइक कि आपको यहाँ से कभी जाना ही नहीं है, ये मेरी दुनिया है, यू थिंक लाइक दैट। सो सारी जो सिविलाइजेशन है, सोल्स का जो पूरा समाज है, वो यहाँ फंस गया है इन स्लाइड्स में ना? और फिर उसमें भी कितनी कैटेगरीज हैं। कलयुग में ही, अभी इस कलयुग में ही क्या क्या हो रहा है ना? एक कॉर्नर पे खाना नहीं है, एक कॉर्नर पे ये नहीं है, धीरे धीरे पूरे कलयुग के सारी स्लाइड्स में वो सेम तरीके का डिजास्ट्रस इफेक्ट आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें भी कितना डिफरेंस है, कि कहाँ कौन, अभी कितने सारे देश हैं जो पैसा दे रहे हैं, 60,000 $60,000, कि वहां पर लोग आकर रहें, ना? कि आप दूसरे कंट्री से आपको घर भी देंगे, स्विट्जरलैंड का एक कॉर्नर है, अलग अलग जगह हैं जहाँ पे दे आर आस्किंग पीपल, क्योंकि उनके गांव में एक गांव है यूरोप में कहीं पर, जिसमें अभी सिर्फ एक व्यक्ति रहता है। तो गवर्नमेंट इज गिविंग मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ आइए, इस गांव की जो विलेज की हमें जो पॉपुलेशन है वो बढ़ानी है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है, वो इतना ठंड है वहाँ पर, इट इज लाइक माइनस सम डिग्रीज। तो बट दे विल पे यू नो दे विल गिव द मनी, दे विल गिव, घर देंगे। तो एक वो कॉर्नर है, कलयुग में ही है, बट वो एक कॉर्नर है जहाँ पे कितना अलग तरीके के स्ट्रगल्स हैं। एक है जहाँ पर पूरे पूरे उस कंट्री में इतने समय से लाइट नहीं है, बच्चे अंधेरे में खाते हैं, अंधेरे में उठते हैं, अंधेरे में सोते हैं, खाने को भी नहीं मिलता है। तो उधर भी डिफरेंट डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशन कलयुग में सब हैं, बट उसमें भी कितने एक्सटेंट तक आप डिजास्टर वाले एरिया में हैं, वो भी क्वालिफिकेशंस हैं। एंड दैट इज वाई जितना जितना हम यहाँ पर रहकर ये रिटायरमेंट फेज में ट्रांसफर हो रहे हैं, कहते हैं ना, ट्रांसफर कर दो बैगेज, ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर जितना कर रहे हैं रिटायरमेंट फेज में, वानप्रस्थ में, मरजीवा में, सो सेम थिंग इज हैपनिंग। मतलब सीन्स में डिस्ट्रक्शन है, सीन्स में पेट्रोल कम है, सीन्स में क्या क्या है, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट स्टिल, अ डिफरेंट इमेज। तो आपको अव्यक्त रीजन में बाबा आमरस पिला रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट स्टिल। सो क्योंकि जब तक सोल ड्रामा में है, तो उसको कुछ ना कुछ तो देखना है, किसी ना किसी ट्रैक से तो गुजरना है। तो ही गारंटीज कि अगर योर स्टेज इज डिफरेंट, तो यू विल नॉट सी कलयुग स्टिल्स, दैट इज अ गारंटीड।
अभी तो सब अभी तो पुरुषार्थ का टाइम है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना स्टेज चेंज करेंगे तो सेम ना आपके सामने डिस्ट्रक्शन का सीन होते हुए भी यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, क्योंकि यू विल बी इन सटल रीजन, अव्यक्त रीजन में। और अ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि वो अपने सारे जन्मों को जानता है ना, सारे जन्मों को जानता है, क्योंकि जो सोल पहले सेकंड से, पहले डे से बिल्कुल वानप्रस्थ अवस्था में हो गई, नो डिजायर टू सेटल हियर, पूरी तरीके से बैक बैगेज ट्रांसफर, तो वो इतना उपराम हो गई कि वो इट कैन सी डिफरेंट स्टिल्स। वो अपने सारे अलग अलग स्टिल्स सबको देख सकते हैं, उन्होंने सब समझ लिया कि ये जर्नी रही है सोल की। तो ये कोई भी कर सकता है, मतलब सबके पास ऑप्शन है, ज्ञान है क्योंकि तो सबके पास ऑप्शन है। बट बाबा टेक्स गारंटी ऑफ ओनली ब्रह्मा बाबा कि वो सारे जन्मों को जानता है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन जिसमें होगी वो। सो सत्युग के लिए क्वालिफिकेशन है डिजायरलेस, नो डिजायर नो वाइसेस। जो डिजायरलेस है और वाइसलेस है, वो यहाँ रह के भी समटाइम्स ग्लिम्सेस देख सकता है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे तुम संपूर्णता की अवस्था में आ रहे होगे, तुम्हारे नजारे चेंज होते जाएंगे, तुमको दिल से अनुभव होगा, अंदर से लगेगा कि हमारे हमारी दुनिया आई की आई है ना। सो वो जैसे स्टिल्स बीच बीच में ग्लिम्सेस होते रहेंगे, जो हम स्टार्टिंग के जो ईयर्स में, 14 वर्ष में कई बार सुनते हैं कि कोई दादी गुलजार 2-3 महीने के लिए वो सत्युग चली गई, और उनका डेली का डाइट होता था एक दो स्पून ऑफ मिल्क, 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क फॉर 2-3 मंथ्स। तो वो क्या होता है, वो सोल के स्टिल्स ही चेंज हो जाते हैं। सोल है, बॉडी में है, बट जो ट्रैक से वो गुजर रही है, क्योंकि ट्रैक कहाँ है, हर एक का जो ट्रैक है, जो चित्त है, वो अंदर है। चित्त, जब चित्त में सत्य है, अभी हम सत्य में हैं, तो चित्त में ही जैसे हम आंखें क्या देख रही हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन आपकी मेमोरी लेन वो अलग हो जाएगी। सो इट इज थ्रू आवर ट्रैक, जो जो ट्रैक है, जो चित्त है, जो अंदर है, वो फिक्स्ड है कि हर एक सोल जो है वो अपने मन बुद्धि चित्त के साथ आती है। सो उस चित्त में सारी सारी मेमोरीज हैं, आगे की पीछे की सारी। जैसे जैसे जो टाइम होता है एज पर द ड्रामा, ड्रामा अभी मतलब उस चित्त को, ट्रैक को अभी यहाँ रखता है, ड्रामा ड्रामा कंट्रोल करता है उस ट्रैक को। एज पर द ड्रामा सोल उस ट्रैक से गुजर रही है, कभी इस ट्रैक से गुजर रही है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कई बार होता था एज पर द ड्रामा, बट दे वुड गो इनटू डिफरेंट स्टिल्स। एज पर द ड्रामा भी है, बट एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द सोल भी है। क्वालिफिकेशंस पर भी है। तो दादी गुलजार कितना मतलब कंप्लीट सिंप्लिसिटी, इतने छोटी एज में, एंड इट वाज अ वेरी स्टेट, वेरी हाई स्टेट। तो फिर देन इट इज अ डिफरेंट। इवन जब जो ये पार्टीशन हुआ उस समय कितना कुछ था, कितना क्राइसिस, जो उस टाइम पे जो जिन सोल्स ने वो ट्रैक से गुजरे, उन्होंने क्या क्या देखा है। और एक तरफ जो संगम युगी सोल्स थी, उन्होंने, उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ। इट इज अ बिग थिंग, इट इज अ ह्यूज थिंग, कि कुछ भी आपको वो स्टिल्स देखने को ही नहीं मिले, आपको उसका भनक भी नहीं पड़ी कि ये कुछ हो रहा है। इट इज अ ह्यूज थिंग। सो और वो आए भी पहले नहीं आए, पार्टीशन तो कितने समय चला, इन 1950, दैट टू आउट ऑफ एज पर द ड्रामाज ऑर्डर, नॉट दैट उनको छोड़ना था वो जगह या उनको इधर आना था, कुछ उस पे डिसीजन नहीं था, इट वाज अ डिसीजन कि इट्स अ डिफरेंट पार्टनर। तो फिर वो मूव हुए। तो इतना सेम दुनिया में रहते हुए, सेम स्थान पर रहते हुए,
दो सोल्स कितने डिफरेंट स्टिल से गुजर सकती हैं, कितने डिफरेंट नज़ारों से गुजर सकती हैं, और किस नज़ारों से गुजरेगी कौन सी आत्मा, वो सिर्फ डिसाइड होता है बेस्ड ऑन बंधन। जितने कड़े बंधन, फिर वो उस तरीके के नज़ारे, और जितने हल्के बंधन, जितने बंधन समाप्त, तो फिर नज़ारा ही चेंज हो जाता है। शरीर तो चेंज नहीं हो सकता, बट नज़ारे बदल जाते हैं। या सो जो दो क्वेश्चंस हैं, एक्यूरेट का क्या मतलब है, और हाउ टू मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। तो एक्यूरेसी और हाउ टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि नो एक्सपेक्टेशंस, नो बंधन। उस स्टेट में अगर हम 1 मिनट के लिए भी आए, कोई बंधन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कहीं से भी, किसी से भी, 1 मिनट के लिए भी, तो अ, हम अपने नज़ारे चेंज, नज़ारे सुंदर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वही एक्यूरेसी है। योग है, मेडिटेशन है, बट इच्छाएं भी हैं, बहुत सारा साथ साथ में डिजायर्स भी चल रहे हैं, बंधनों के बारे में भी सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज इनएक्यूरेट। जो क्वेश्चन है कि अ, ऐसा हो सकता है कि नो एक्सपेक्टेशंस एंड देन अगेन एक्सपेक्टेशंस, या ऐसा चलता है, बट एफर्ट इज नो एक्सपेक्टेशन। बट उसको जितना होल्ड कर पाए, जितना जितना हम परफेक्ट और कंप्लीट स्टेट को होल्ड कर पाते हैं, नॉट जस्ट इन मेडिटेशन, दैट इज नॉट वो मेडिटेशन है और फिर हमें इच्छाएं करनी है, उसमें जंप हो जाना है। होल माइंडसेट इज कि अभी माइंडसेट ऑफ अ रिटायर्ड पर्सन जिसकी जॉब खत्म हो गई है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई हैं। कोई भी जो रिटायर होने वाला होता है, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिटायर होने से पहले कंप्लीट करता है। वो चाहता है शादी हो जाए, मेरे रिटायरमेंट से पहले ये हो जाए, वो हो जाए, सारे प्लान्स। एंड आफ्टर रिटायरमेंट द ओनली प्लान इज कि सब कुछ पैकअप, सब कुछ खत्म, बिकॉज माइंड सेट इज कि यहाँ पर अब सेटल नहीं होना है। तो अभी चाहे शरीर की उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, सोल्स की सभी का रिटायरमेंट फेज है। इसको जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, इसको जो जितना ज्यादा एग्जामिन करे, क्वेश्चन करे, और फिर एक्सेप्ट करे, जैसे भी however you come to that conclusion and that acceptance, it is good। बट जैसे ही उस एक्सेप्टेंस में हम आते हैं कि दिस इज अ स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, नो मोर सेटलिंग हेयर, देन आप उड़ती कला में हैं, चढ़ती कला की ओर हैं। इसकी स्पीड सबकी अलग अलग होगी, बट एटलीस्ट कला जो है वो उड़ने की है, चढ़ने की है। बट यहाँ पर कुछ बड़ा करने का, सेटल होने का यहाँ पर कुछ है, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो इसका हो, उसका किसी भी चीज से। इट इज अ माइंडसेट ऑफ अ गृहस्थी। गृहस्थी सेटल हुआ नहीं है, सेटल होना चाहता है। तो दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दो दिमाग। यस सीमा में। तो ये एक थॉट आ रहा था, चर्निंग चल रही थी जब पूरा ये चल रहा था क्लास, कि अगर एक थॉट आता है ड्रामा में कि 180 डिग्री शिफ्ट पर्सनैलिटी में या कैरेक्टर में लेकर आना है, तो वो भी ड्रामा दे रहा है क्योंकि अभी ड्रामा में रहना है उस रोल को। थॉट्स आर नॉट इन द ड्रामा, वो पहला, दैट इज द प्रेमाइसिस। थॉट्स आर नॉट एज पर द ड्रामा। थॉट्स या तो अ, रावण के डायरेक्शंस पर हैं, या फिर भगवान जो क्रिएटर है उसके डायरेक्शंस पर हैं। Words are as per the drama, actions are as per the drama, thoughts are not as per the drama. ओके, क्योंकि आज वो मुरली में भी था ना, ब्रिंगिंग बैलेंस इन साधन एंड साधना।
तो वो भी बीच में दिमाग में आ रहा था कि ये दोनों चीजें कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती क्या? as soon as we understand the essence of the knowledge, जो अभी अनादि ड्रामा के हम एक पैराग्राफ में पढ़ा कि फ्री हो जाते हैं हम जैसे ही इस स्टेज पे, संपूर्णता की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो यू आर फ्री। तो फ्री डजंट मीन कि इस रोल से ही फ्री हो जाना है। फ्री कैन ऑल्सो बी इन सम अदर एस्पेक्ट, नो, कि हाँ अब हमें समझ आ गया तो अब समझ से उसको प्ले करो। जब कोई परफेक्ट कंप्लीट है तो फिर वो फ्री है। ये तो रावण ही है कि फ्री है बट इधर ही रहते हैं। तो यहाँ रहने का जितने भी थॉट्स हैं कि क्यों नहीं ये को एग्जिस्ट कर सकता, दैट इज ऑल रावण। ओनली रावण वांट्स टू स्टे इन द ड्रामा। ओके, एक और इट इज ओनली दिमाग। रावण। ओके ओके, हाँ, जैसे आज टॉपिक ही है कि कारण वर्ड को निवारण में बदलना है, तो कारण से मेरे को ये याद भी आ रहा था, वो एक अव्यक्त मुरली में है ना, के क्वेश्चंस आना, प्रश्न आना, तो वो ही है कारण। तो दैट्स व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग दिस नाउ। ओके, गॉट इट, थैंक यू। For whatever reason, it is only Ravan who wants to stay in the drama. Actually में souls को ड्रामा की जरूरत नहीं है। जो ड्रामा है उसको जरूरत है एक्टर्स की। क्योंकि आत्माएं जो हैं वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो मास्टर्स भी हैं, वो यू नो मुसाफिर भी हैं, वो उनके बहुत सारी डिफरेंट कॉन्शियसनेस, उनके पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। सो इट इज ओनली द ड्रामा ड्रामा ऑपरेट्स इन ओनली वन डायमेंशन, एक्टर रोल। या फिल्म है तो भी एक्टर रोल, या फिर ऑडियंस एंड रोल। तो ड्रामा या फिल्म रिक्वायर्स द एक्टर्स, द ऑडियंस। बट जो ऑडियंस है वो न उसको नहीं जरूरत है, क्योंकि वो प्रिंस भी है, उसका नॉट एज सच नीडेड। दैट इज वाई फिल्म या ड्रामा एक्टर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, किसी भी रिलेशनशिप से देखें तो वो पूरी चीज, स्थूल दुनिया, सोल्स के लिए वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनका अपना घर है। तो गेस्ट हाउस है, ड्रामा इज ऑल्सो गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस को गेस्ट्स की जरूरत है, लेकिन जो गेस्ट्स हैं वो सिर्फ गेस्ट्स नहीं है, उनके कॉन्शियसनेस की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। सो जब जिसको ड्रामा ड्रामा चाहिए, दैट इज ओनली रावण। रावण यूजिंग द माइंड। अगर सोल रावण से फ्री है तो इट डजेंट नीड ड्रामा एट ऑल। सो वेरी नाइस डिस्कशन, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड या नाइस। हम अभी कुछ डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जस्ट फ्यू डेज, 3-4 days। सो मे बी विल मीट फ्राइडे। एंड अंकुर भाई, कुछ आप फाइनल कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मुझे ना एक ये पूछना था, हम पोस्ट को पॉजिटिव वे में डायरेक्शन कैसे दें? मतलब जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब काफी ज्यादा नेगेटिविटी आती है, कुछ जो जो भी हम देखते हैं उससे रिगार्डिंग, मतलब कोई भी जो चलता है हमारे माइंड में, उसको पॉजिटिव वे में कैसे डायरेक्ट करें, हम डायरेक्शन दें उनको। श्योर श्योर, हम कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, वो आप सुनिएगा। शेयर समथिंग। थैंक यू। शांति।